हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गरज एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आदिवासी भाई बहन यहाँ से जुड़े हुए हैं उनको सरल पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अच्छे से एंजॉय कीजिए। इस जो फेस्टिवल है इसका मनाने का पर्पस है कि हम लोग का ऐसा बिलीव होता है कि नेचर में जो है से जो प्रकृति माता होती है वह जो है से साल के वृक्ष में जो है से निवास करती है, और इसीलिए हम लोग साल वृक्ष का पूजा करते हैं। चैत्र माह में नए ऋतु जब यहाँ से देखते होंगे बसंत ऋतु आता है तो उस समय यहाँ पे इस पूजा को किया जाता है। सेलिब्रेट कीजिए, अच्छा से एंजॉय कीजिए, अब बाकी स्टडी को भी आगे लेके चलिए। तो चलिए वंस अगेन फिर से हैप्पी सरल पूजा टू ऑल ऑफ यू। तो टॉपिक आप लोग आज देखने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन, और जहाँ पे पार्ट 15 आएगा। ओके, और जहाँ और सारे पार्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। नए नए लोग आते हैं तो बताना जरूरत हो जाता है। और कल आपका पेपर 1 का हिंदी का मैं सिलेबस प्रोवाइड कराया था, जाके उसको देख लीजिएगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, EBCDIC कैन कोड अप टू हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, यानी कि जो EBCDIC है कितने तक अक्षर को कोड कर सकता है। कोडिंग होता है जब हम लोग एक सिस्टम है यहाँ से, तो हम लोग को अक्षर को कन्वर्ट करना होता है दूसरा चीज़ में, एक चीज़ को दूसरे अक्षर में, तो वहाँ से कितने को कोड कर सकता है वह। तो बताइए, EBCDIC के बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए ये जो है से आपका 8 को, 16 को, 64 या फिर 265, 256 किसको कितना तक उसको ऐड कर सकता है, कोड कर सकता है। तो वह कर सकता है 256 कोड को। ठीक है, 256 कोड को ऐसे मतलब अक्षर को कोड कर सकता है। ओके, जैसे कि इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है ना, तो इसका फुल फॉर्म ये हो गया। अब बाकी जो आप लोग नाम सुने होंगे ASCII, जो कि बहुत फेमस भी है। ओके, यह जैसे आपका 128 कैरेक्टर तक ही कोड कर सकता है। कितना? 128 कैरेक्टर तक ही कोड कर सकता है, तो इसके बारे में पता रख लीजिएगा। यहाँ से EBCDIC पूछा जा रहा है, 256 हो गया। ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं ना। ASCII बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट डिवाइस सच एज माउस मोडेम। अब यहाँ से ध्यान से देखा जाए कि माउस मोडेम जैसे डिवाइस को ज्वाइन करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग करते हैं। अब पोर्ट क्या होता है अंडरस्टैंड कीजिए। आपका मोबाइल में पोर्ट होगा, पोर्ट मतलब होता है ना कोई चीज़ लगाने का एक जो प्लेस दिया रहता है उसको पोर्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वायर जो आपका ईयरफोन है, ईयरफोन आप लगाते हैं ना, जो आपका जो ऐसा केबल आता है उसका जो देखिएगा जो कोड आता है ऐसे पतला सा, कि यहाँ से इसका पतला सा हो जाता है, यहाँ से ये कोड जहाँ पे लगाते हैं अपना ओके जो मोबाइल में, उसी को पोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोर्ट। यानी कि पोर्ट से ही जो है से आप कनेक्ट करते हैं अपना जो है से क्या बोलते हैं उसको, हेडफोन को। ओके, तो वही है पोर्ट। तो पोर्ट वही जगह होता है जहाँ से आप लोग कोई भी डिवाइस वगैरह लगाते हैं तो उसको पोर्ट बोला जाता है। अभी दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो माउस मोडेम वगैरह है जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। चर्चा करेंगे, क्वेश्चन इस पे आज है, इजी क्वेश्चन उस पर है। तो ज्वाइन के लिए हम लोग सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं। और सीरियल पोर्ट किस तरह का दिखता है आप बताता हूँ, देखिए इसके डायग्राम के थ्रू। यहाँ से देखिए एक डायग्राम लिया गया है बहुत सारे पोर्ट वगैरह का। देखिए सीरियल पोर्ट इस तरह का होता है। क्या होता है? सीरियल पोर्ट वगैरह होता है। यूज्ड फॉर PDA, PDA मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड सीरियल डिवाइसेस होता है। सीरियल डिवाइसेस को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। PS2 पोर्ट होता है, माउस कीबोर्ड वगैरह। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाएगा, तो PS2 हो गया माउस और कीबोर्ड में। तो यहाँ पे देखिए माउस, यहाँ पे क्या क्या बोला था, माउस बोला आपको, उसके बाद मोडेम भी बोला है, माउस बोला है, मोडेम बोला है। तो माउस और मोडेम है, तो यहाँ पे माउस है। तो लेकिन होता क्या है ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता है धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाता है। तो यहाँ पे सीरियल पोर्ट में बाद में जो है से कन्वर्ट हो गया था, यानी कि जो PS2 पोर्ट है बहुत पुराना था तो सीरियल पोर्ट पे कन्वर्ट हो गया था, इसीलिए आपको आंसर में ऐसा देखने को मिल रहा है। और बाकी आजकल देखिएगा तो सारा जो है USB केबल में कन्वर्ट हो चुका है। जितना भी पोर्ट देखिएगा, ये जितना सारा अलग तरह का पैरेलल पोर्ट, गेम्स पोर्ट वगैरह दिख रहा है, सारा जो है USB जगह ले लिया है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, देखे होंगे आप लोग बहुत सारा USB केबल, तो वही USB जो होता है सबका जगह ले चुका है। लेकिन पुराने ज़माने में जो था ऐसे हम लोग सीरियल पोर्ट का यूज करते थे माउस वगैरह को ऐड करने के लिए और मोडेम वगैरह को ऐड करने के लिए। क्लियर? PDA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, और USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और एक क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि अगर पैरेलल पोर्ट में किसको ऐड करते थे, तो प्रिंटर से एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा ना। प्रिंटर वगैरह जो था वह पैरेलल पोर्ट में ऐड किया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सीरियल पोर्ट। तो क्या हो गया? सीरियल पोर्ट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ए रहा
ड्यूरिंग नेटवर्किंग द प्रोसेस ऑफ द CPU आस्किंग ईच टर्मिनल वेदर इट वांट टू सेंड अ मैसेज इज कॉल्ड, यानी कि वेदर का यूज आप लोग पढ़े हैं ना, वेदर यस नो क्वेश्चन में तो देखिए पढ़ा होगा आपने वेदर। तो वेदर का मतलब होता है कि पूछता है नेटवर्किंग के दौरान, जब नेटवर्किंग आप लोग करते हैं तो उसमें जो होता है एक प्रोसेस होता है CPU का, जो पूछता है हर एक टर्मिनल से, टर्मिनल जो होता है उसका पार्ट होता है नेटवर्किंग का, उससे पूछता है कि क्या आपको मैसेज भेजना है या नहीं भेजना है। ओके, तो उसमें पूछता है हर एक टर्मिनल से, तो उसको क्या कहते हैं, पोलिंग, कम्युनिकेटिंग, शेयरिंग या फिर क्यूइंग। तो देखिए इसको बोलते हैं पोलिंग। क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को जिसमें CPU जो है, CPU तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है ना, तो ब्रेन आपका हर एक चीज़ को हैंडल करता है, तो यही CPU पूछता है कि कब इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करना है, बताइए हमको, उस पर प्रोसेस करके सेंड करेंगे भाई, क्या है प्रोसेस करके सेंड करेंगे, तो पूछता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग पोलिंग कहते हैं। ओके, ये हो गया CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और बाकी यहाँ से देख लीजिएगा, एक डायग्राम के थ्रू ये समझिएगा, यहाँ से है प्राइमरी वगैरह है, तो बहुत सारा यहाँ से प्राइमरी से डेटा वगैरह, यहाँ से देखिए यहाँ से कंप्यूटर लगा हुआ है A और B 2, तो डेटा वगैरह सारा लेता है, ACL करता है। ओके, AC के कहीं भी होता है, उसके बाद ऐसे डेटा को जब भेजना होता है तब वहाँ से आवश्यकता अनुसार भेजता है, हर एक पोर्ट से पूछ लेता है। ओके, तो यही सारा कुछ है, तो देख लीजिएगा। ओके, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया पोलिंग। प्रोसेस को याद रखिएगा, CPU प्रत्येक टर्मिनल से सूचना भेजने के बारे में पूछता है, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं CPU से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेल इज द यूनिक या एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ, यूनिक मतलब एक्सक्लूसिव, ओनली वन, तो सेल किसका जो है एक अनूठा फीचर होता है, बताइए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डॉस या फिर यूनिक्स। तो देखिए थोड़ा सा इसका जो आंसर होगा वह यूनिक्स होगा ना, क्या होगा, यूनिक्स होगा। सेल उसका एक यूनिक फीचर होता है। सेल वगैरह हम देखिए जो बैकग्राउंड वगैरह में प्रोसेसिंग का कार्य होता है, तो उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ग्रुप डाटा वगैरह जो ग्रुपिंग होता है, उसको डाटा को ग्रुप करके आप उसको नेम दे सकते हैं, तो इस तरह का सेल में काम होता है। तो यूनिक्स का है ना, क्या होता है, यूनिक्स का। और यूनिक्स, लाइनक्स, ये सब देखने को मिलेगा। डॉस वगैरह सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, DOS अभी नाम बोला, DOS हो गया, UNIX हो गया, तो यूनिक्स हो गया, लाइनक्स बोला अभी, लाइनक्स। ओके, तो सारा जो है सबका क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। क्वेश्चन आता है, पूछ देगा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो जी नहीं। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूनिक्स है, लाइनक्स है, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। क्या इसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ये क्वेश्चन आने वाला है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी फॉर योर नॉलेज में आई एम हियर, आई वांट टू क्लियर हियर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखिए एक जो पार्टिकुलर पर्पस के लिए आप लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बार बार यूज कर बताता हूँ आपको, जैसे कि MS वर्ड है, क्या है, MS वर्ड है, DOCS जिसका फाइल एक्सटेंशन होता है। ओके, DOCS, PPT ले लीजिए, डॉट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक आपका देखिएगा प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर है। DOS वर्ड प्रोसेसिंग जो है सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देखिएगा आपका जो क्या है, MS एक्सेल है, क्या है, MS एक्सेल है। तो MS एक्सेल क्या करता है, MS एक्सेल आपका बहुत सारा डेटा कैलकुलेशन करता है। तो ठीक है, डेटा वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए, हम लोग टेबल वगैरह को बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ उसका यूज है MS एक्सेल का, चार्ट वगैरह बनाने के लिए। तो उस तरह का जो सॉफ्टवेयर आता है, तो वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए, तो हो गया ना आंसर, यूनिक्स। और यूनिक्स, लाइनक्स सब देखिएगा, ये सब मल्टी है ना, मल्टी फंक्शन सब काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ब्लिंक होता है, मॉडेम क्या है, बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, लाइववेयर है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है। तो देखिए मॉडेम के बारे में पता होना चाहिए। मॉडेम जो है एक डिवाइस है, क्या है, एक डिवाइस है। और डिवाइस और जो पार्ट होता है वो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। क्या होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में सोचा क्वेश्चन डाल दूँ। ओके, यहाँ से जो भी डिवाइस होता है, जो भी आप देखते हैं, वो आप हार्डवेयर डिवाइस होता है। क्या होता है, हार्डवेयर, जिसको आप टच कर सकते हैं। मॉडेम को आप टच कर सकते हैं ना, तो उसको आप लोग बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइस। जब एक क्वेश्चन भी आया था कि मान लेते हैं कि जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई आप लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी है, तो उसको अगर प्रिंट कर दिए तो क्या होगा, तो प्रिंटेड आउटपुट हो जाता है। क्या होता है, प्रिंटेड आउटपुट हो जाता है, जिसको यूज करके आप लोग प्रिंटर का यूज करके आप लोग उसको प्रिंट आउट निकालते हैं। तो प्रिंट आउट क्या हो जाएगा, एक हार्ड कॉपी हो गया। जो प्रिंट आप लोग फॉर्म वगैरह भरवाते होंगे, अब तो सारा कोई उतना तो सब अपने भर लेता है। तो पहले भराते थे तो क्या होता था, पहले आपको उसका प्रिंट आउट मिलता था, तो हार्ड कॉपी होता था। तो यहाँ से मॉडेम एक तरह का हार्डवेयर है, इसको टच किया जा सकता है ना। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कुड परफॉर्म। अगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपको याद होगा थोड़ा सा, फर्स्ट जनरेशन जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किए थे, क्या किए थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज किए थे, तो आपको याद होगा।
तो देखिए वैक्यूम ट्यूब जब हुआ था तो उसमें वो क्या कर सकता था, नेटवर्किंग, मल्टीटास्किंग, बैच प्रोसेसिंग या फिर मल्टी टेबुलेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो आपको कर सकता है बैच प्रोसेसिंग। क्या करता सकता था? बैच प्रोसेसिंग कर सकता था। अब यहाँ से देख लीजिएगा बैच प्रोसेसिंग वगैरह में हम लोग क्या होता है कि एक कंप्यूटर को क्या होता है, एक कंप्यूटर को बहुत सारा मतलब क्या देते हैं, इनपुट दे देते हैं काम करने के लिए। क्या होता है, बहुत सारे एक साथ इनपुट दे देते हैं कि उसको तुम काम करते रहो भाई। ओके, यानी कि राजपाल यादव जैसा, ओके राजपाल यादव जैसा जो चुप चुप के में था, एक के बाद एक काम उनको दिए जा रहे थे। तो ये कहानी है। तो बैच प्रोसेसिंग में बहुत सारा उसको काम दे दिए हैं, इनपुट दे दिए हैं ताकि उस पर वो काम करते रहे। और बैच प्रोसेसिंग जब भी होता है कंप्यूटर में तो उसको एक आदमी हैंडल नहीं कर सकता, उसको हैंडल के लिए बहुत चीज़ चाहिए होता है ना, उसको जो है ऐसे हैंडल करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। तो वही होता है बैच प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो क्या कर सकता था, बैच प्रोसेसिंग कर सकता था। ओके, प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एट वंस मतलब तुरंत बहुत सारा डेटा को प्रोसेस कर सकता था। मे रिक्वायर डेडिकेटेड स्टाफ टू हैंडल, यही तो बात कर रहा था कि बहुत सारा डेडिकेटेड स्टाफ वगैरह चाहिए, बहुत लोग चाहिए होता है। इस पार्टिकुलर आंसर का आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, ओके, उसमें हो गया बैच प्रोसेसिंग। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सारा याद रख लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किए थे, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर आया था, थर्ड में आईसी आया था, फोर में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया था जिसको आप लोग VLSI वगैरह बोलते हैं, और लास्ट वाला पांचवा जनरेशन जो है आपका क्या आता है, ULSI आता है। क्या आता है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक अभी VLSI पे क्वेश्चन आएगा ना। तो आंसर आपका फॉर द टाइमिंग बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। अब बताइए कि जो है से अब कितना कहीं पे कोई ट्रांजिस्टर लगा चुके हैं, क्या होता है ट्रांजिस्टर जहाँ पे लगाए हैं तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर लगेगा उसकी संख्या जो है से किस चीज़ के बारे में बताता है, मतलब वह संख्या जब ज़्यादा रहेगा तो वह किसके बारे में बताएगा, ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर किसे परिभाषित किया जाता है, हार्ड डिस्क को, रोम को, रैम को या फिर कीबोर्ड को। तो ट्रांजिस्टर एक चिप होता है ना, ट्रांजिस्टर एक चिप होता है, आप लोग देखे होंगे ट्रांजिस्टर वगैरह चिप होता है ऐसे। तो जितने ज़्यादा चिप लगता है ना, जितने ज़्यादा चिप लगता है तो उतना ही नंबर ऑफ कीबोर्ड होता है। क्या होता है? वो कीबोर्ड होता है, तो मतलब कीज ऑन कीबोर्ड, नंबर ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड बढ़ जाएगा। तो जितना हमको कीज डालना होता है उसके हिसाब से ट्रांजिस्टर डालते हैं। तो कीबोर्ड को आप लोग काउंट करते हैं, रैम रोम अगर हार्ड डिस्क वगैरह तो काउंट ही नहीं होता है जनरली ऐसे, मतलब हार्ड डिस्क वगैरह अंदर में हम लोग डालते हैं ना, हार्ड डिस्क वगैरह उसका पार्ट होता है, रैम भी अंदर का पार्ट है। तो देख लीजिएगा आप लोग जो है कीबोर्ड जो है क्या हो गया, कीबोर्ड जो है उसमें जितना ट्रांजिस्टर लगाइएगा उसकी संख्या पर आपको परिभाषित किया जाएगा। ओके, ओके। अब जनरली कीबोर्ड बताया था 104 कीबोर्ड स्टैंडर्ड है और ऐसे 108 तक भी होता है, 104 से लेकर 108 बटन तक होता है ना। टोटल फंक्शन की कीबोर्ड पर 12 होता है ना, फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन कीज पूछते हैं 12 होता है। अभी क्वेश्चन आएगा फंक्शन कीज पे ना, तो टेंशन मत लीजिए। आंसर आपका कीबोर्ड हो गया। जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाएगा उसकी संख्या उसकी संख्या का डिफाइन कौन करेगा, मतलब ऐसा संख्या आएगा तो कौन चीज़ के बारे में बात करेगा, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग इनियक दे रहे थे, इस क्वेश्चन को कम्युनिटी टाइप में डाला गया था। तो देखिए मैं जब इसको सर्च कर रहा था तो एक मतलब वेबसाइट पे भी मुझे आंसर मिला इसका, और बताता हूँ। और उसका मैं ज़्यादा सर्च किया तो मतलब नेट पे भी मिल गया कि हाँ चलिए सही है वगैरह। तो देखिए यहाँ से अगर देखिएगा तो विश्व का जो प्रथम पूर्ण रूप से तैयार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जा रहा है। फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था नो डाउट आपका इनियक था। क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वह इनियक था। लेकिन अगर देखिएगा कि जो फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, लेकिन पूर्ण रूप से जो तैयार था ना, क्या था, पूर्ण रूप से जो तैयार कंप्यूटर था पहला बार वह ईडीसैक था। क्या था? ईडीसैक। तो ईडीसैक था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो यह था प्रथम जो ऐसे पूर्ण रूप से तैयार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। बाकी तो इससे बनाया गया था इसको इनियक को, ओके, लेकिन प्रथम फुल रूप से फुली जो फंक्शन आपका कंप्यूटर देखने को मिलेगा ईडीसैक। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, ओके। तो इसको मुझे तो आंसर ही आपका ईडीसैक ही मिला था, ओके। चलिए तो हो गया आपका। एक फेवर कीजिएगा, इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए जरा, मेहरबानी होगी आपका। एक भी आदमी लोग आंसर नहीं दे रहा, इतना डेडिकेटेड मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी पता नहीं आप लोगों को क्या हो रहा है। इनियक को बारे में बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉजिक सर्किट विच कैन ऐड 2 बाइनरी डिजिट्स। जो 2 बाइनरी डिजिट को ऐड कर सकता है उस लॉजिक सर्किट का नाम बताना है, तो वो हाफ एडर होता है। क्या होता है? हाफ एडर होता है। तो इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से हाफ एडर का डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं, ओके। यहाँ से हाफ एडर है, यहाँ से इनपुट वगैरह लिया था 2 बाइनरी डिजिट को, उसके बाद उसको सम कर दिया था, ओके। चलिए, और जो बचता है उसको कैरी कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कंपेरिजन ऑफ डेटा इनसाइड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज कॉल्ड, यानी कि अगर कोई एलयू के अंदर जो डाटा की तुलना करना क्या कहलाता है, तो डेटा की जो तुलना होता है, ओके, डेटा की जो तुलना होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत, तो उसको हम लोग लॉजिक ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है, डेटा ले लिया है, एलयू उस पर फंक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब है उसको ऑपरेशन कर रहा है, उसको फंक्शन कर रहा है उस पर, तो उसको हम लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यू होता है, एलयू जो होता है उसका फुल फॉर्म भी होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही होता है। ओके, एलयू वगैरह देखिएगा ना, कंप्यूटर का जो एलयू होता है सीपीयू का पार्ट है, और इसमें जो है से आपका जो जितना भी मैथमेटिकल डेटा कैलकुलेशन वगैरह देते हैं तो वो सारा जो काम करता है ना वो एलयू ही करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इज रेफर टू एज। देखिए क्या होता है कि हाँ, यहाँ से दो टर्म यहाँ से डिस्कस कर दूंगा, आपको देख लीजिएगा। जब आप कोई प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं तो उसमें त्रुटि आ जाता है, तो जो प्रोग्राम अगर त्रुटि आएगा ना तो उसका इफेक्ट अगर जो प्रोग्राम कर दीजिएगा, तो कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाइएगा तो उसमें दिक्कत आने लगता है, तो वह इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग लिखने में गड़बड़ी हुआ है। तो अगर प्रोग्राम में त्रुटि हुआ है तो उसको सुधारने के प्रोसेस को डिबगिंग बोला जाता है। तो जो प्रोग्राम में जो गलती हो जाता है ना, त्रुटि, उसको बग बोला जाता है। जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है एरर के लिए, प्रोग्रामिंग जब आप लोग करते हैं तो उसमें जो एरर होता है उसको बग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बग। और उसी बग को जो है से करेक्ट करने का प्रोसेस को डिबगिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिबगिंग। जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, बहुत सारा पढ़े होंगे, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कोडिंग डिकोडिंग जैसे होता है एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में, तो यहाँ से जो बग को जो है करेक्ट करने का प्रोसेस को डिबगिंग बोलते हैं। बाकी दो टर्म यहाँ से मैं बता देता हूँ, और बगिंग तो वही हो गया ना, बग, जो बग आ रहा है। मॉडिफाइंग एक टर्म अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मॉडिफाइंग एक, देखिए ऐसा फंक्शन होता है ना कि जैसे कोई आदमी है, आपका कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया, किस तरह से हैक कर लिया और उसको टैंपर कर लिया। क्या कर लिया? टैंपर, TAMP है ना। टैंपर मतलब छेड़खानी होता है कंप्यूटर के साथ, टैंपर मतलब उसको छेड़छाड़ कर देना, तो उसके साथ टैंपरिंग कर दिया, तो वह होता है मॉडिफाइंग प्रोसेस। ओके, रेक्टिफाइंग तो एक नॉर्मल टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग कोड्स इज जनरेटेड ऑन प्रेसिंग कीज विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर। बोल रहा जा रहा है कि जब आप लोग कीबोर्ड को प्रेस करते हैं, ऑब्वियसली आप लोग सबको प्रेस करते होंगे जरूरत के अनुसार, तो क्या बिना मतलब के प्रेस करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि प्रेस हो रहा है नहीं। कीबोर्ड को दबाने पर कौन सा कोड जनरेट होता है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझता है? ओके, तो कंप्यूटर आसानी से समझता है तो कौन सा कोड जनरेट होता है? यूनिकोड, बिट, बाइट या फिर ASCII। तो ये होता है ASCII। कंप्यूटर क्या करता है? कीबोर्ड ASCII कोड जनरेट करता है, जिसको जो है क्या करता है आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ओके, बस ऐसे ही नंबर डाल दिए थे, ये अंडरस्टैंड नहीं कर लेता है। बताया था ना कि कोई भी चीज़ आप लोग कंप्यूटर में डालिएगा, सबसे पहले उसको 0-1 में कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? 0-1 में कन्वर्ट किया जाता है। कंप्यूटर सिर्फ 0-1 ही समझता है। आप लोग जैसा नहीं है कि बहुत कुछ समझ रहा है, वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, लिमिटेड उसका है। लेकिन जो कम समझता है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में। ओके, कम समझिए, अच्छा समझिए। तो देख लीजिए 0 और 1 जो है से उसको कंप्यूटर क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है, और अगर कीबोर्ड दबाते हैं तो उस ASCII कोड जो है से जनरेट होता है, जिसको कंप्यूटर आराम से स्टडी कर लेता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया ना। बाकी बीट और बाइट थोड़ा सा पता है ना। एक देखिए बीट और बाइट में कंफ्यूजन कभी कभी होता है। जो कंप्यूटर में लेंथ होगा ना, वर्ड का लेंथ, क्या बोला? वर्ड का जो लेंथ होगा, लंबाई पूछेगा कंप्यूटर में, शब्द की लंबाई पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि बीट में नापेंगे। और बाइट पूछेगा तो कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें नापते हैं बाइट में। क्या होता है? कंप्यूटर में जो स्टोरेज का कैपेसिटी होता है, स्टोरेज कैपेसिटी, उसको नापते हैं हम लोग बाइट में। कन्फ्यूजन दोनों में नहीं होना चाहिए। ओके, और 8 बिट बराबर 8 बाइट होता है ना। क्या होता है? 8 बिट में, तो बिट्स हो गया, 8 बिट्स में होता है 1 बाइट ना, BYTE। ओके, चलिए, और हो गया। चलिए, और बिट बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है ना, बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में आप लोग बिट बोलते हैं। व्हाट इज एसोसिएटिव मेमोरी और इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? बोला जा रहा है कि सूचना जो प्रौद्योगिकी होता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी में जो एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी में हम लोग जो एसोसिएटिव मेमोरी होता है उसको बोलते हैं कंटेंट एड्रेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? कंटेंट एड्रेस मेमोरी। ओके, CAM, स्कैम नहीं करना है।
कंटेंट एड्रेस मेमोरी कहा जाता है आईटी में ना, जो एसोसिएटिव मेमोरी होता है, एसोसिएटिव एक तरह से सहायक होता है, उसको बोलते हैं कंटेंट एड्रेस मेमोरी। ओके, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, और तो बताया था अभी मेन मेमोरी पे क्वेश्चन आएगा। मेन मेमोरी कंप्यूटर का पार्ट होता है ना, और वर्चुअल एक ऐसा होता है जो फंक्शन अभी काम करते रहता है। कैश मेमोरी यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, वर्चुअल मेमोरी आप कुछ देख नहीं सकते हैं। कैश मेमोरी देखिए वो कंप्यूटर का ना जो होता है रैम का पार्ट होता है, इसको याद रख लीजिएगा। और एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं इसका, देखिएगा CACH लिखते हैं, ऐसे कैच नहीं पढ़ते हैं, इसको कैश ही पढ़ते हैं। तो कैश मेमोरी करता क्या है कि जब कंप्यूटर कोई फंक्शन कर रहा होता है उसमें CPU, तो CPU जो है ना डेटा जो है ना फटाक से कैश मेमोरी से ही लेता है, क्योंकि जो कैश मेमोरी होता है वहाँ से डेटा बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसफर होता है। बात समझ आ रहा है ना, तो उसका हो गया। बाकी आंसर कंटेंट एड्रेस मेमोरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एप्रोप्रिएट इम्प्योरिटीज इन द सेमीकंडक्टर। देखिए मैं कल पढ़ाया था शायद साइंस में ना, अब देखिए कुछ सेशन साइंस से और कंप्यूटर से भी मैच कर जाता है, तो इससे मैं सोचा कि डाल दूँ क्वेश्चन अभी मिल जाता है, बाद में पता नहीं भूल जाए कहीं से कहीं चला जाए। तो अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, बहुत सारा आप लोग सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, बोरॉन वगैरह पढ़े होंगे। तो अर्धचालक जो होता है तो उसमें उपयुक्त विशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या होता है को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग, मिक्सिंग, मॉर्फिंग या फिर डाइल्यूशन। तो देख लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं। कंप्यूटर में हम लोग, कंप्यूटर बोलो सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटीज मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं। दो चीज़ मिलाया जाता है, एक ट्राईवैलेंट एटम मिलाया जाता है और एक पेंटावैलेंट एटम मिलाया जाता है। ओके, क्या मिलाया जाता है, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट एटम मिलाया जाता है। तो हम लोग उस पर एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। आप लोग कल पढ़ाया था आपको, थोड़ा सा जाके रिवाइज कीजिए। तो उसमें हम लोग जो मिलाते हैं, ओके, ताकि उसका कंडक्टिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सके ना, कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, तो क्या होगा, तो जो है सो उसमें हम लोग उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग होते हैं। IC में पढ़े होंगे सब, इलेक्ट्रॉन होल्स वगैरह, समझ गया, तो हो गया। बाकी मिश्रण वगैरह तो जनरल है, रूपन वगैरह, मॉर्फिंग, तनुकरण अम्ल होता है ना, अम्ल को पतला करने का प्रोसेस। इसमें देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें से क्यों आ जाता है, क्योंकि जितना भी आप लोग कंप्यूटर का डिवाइस देखे होंगे, इसमें सिलिकॉन वगैरह का देखिएगा, ओके, जर्मेनियम वगैरह का, मतलब बहुत सारा यूज है इसका, सिलिकॉन वगैरह का, चिप वगैरह बनाने वगैरह में। ओके, इसलिए तो कंप्यूटर इतना महंगा होता है, सिलिकॉन बहुत महंगा चीज़ है, तो इसीलिए जब ये सब डिवाइस बनता है तो बहुत महंगे हो जाते हैं। आगे बोला जाता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड इन, इंटरनेट प्रणाली का विकास किस देश में हुआ था, चाइना, अमेरिका, जापान या फिर रसिया। तो ये था अमेरिका ना, क्या हुआ था, अमेरिका में 1962 में देखिए हुआ था। इस पर काम वगैरह नेटवर्किंग पूरा काम हो गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1973 में ना। तो अमेरिका वो ऐसा देश था जहाँ पे इंटरनेट प्रणाली का जो है से विकास हुआ था। बात समझ आ रहा है। 1962 में पूरा जाल वगैरह बिछाया गया था और 1973 से पूरा ऑपरेशन है, यानी कि शुरुआत हो चुका था। क्लियर। बाकी इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, और इसको नेटवर्कों का नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि सब नेटवर्क का पापा है। और इंटरनेट में वैन यूज होता है ना, वाइड, ठीक है, वैन यूज होता है। और यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, इसका फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, विंडसर्फ। क्या है, विंडसर्फ, ठीक है, VINTCERF, विंडसर्फ है फादर ऑफ इंटरनेट। क्लियर। देख लिया आपने, आंसर हो गया अमेरिका। तो अमेरिका इतना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल सैटेलाइट वाज स्टार्टेड इन, यहाँ से ना कुछ छूट गया है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट ना वाज स्टार्टेड इन, आर छूट गया है मेरा तो राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है, एक इंटरेस्टिंग बताओ, इनसेट का फुल फॉर्म भी होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट ही। तो याद रखिएगा जो इनसेट है, आई जो आई स्टैंड्स फॉर इंडियन, इन स्टैंड्स फॉर नेशनल, एंड सैट ACT सैट स्टैंड्स फॉर सैटेलाइट। ओके, तो इसका फुल फॉर्म वही होता है, इनसेट का फुल फॉर्म पूछे तो जो शुरुआत हुआ था वो 1982 में हुआ था। क्या हुआ था, 1982 में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह जो आप लोग देखे होंगे इनसेट की शुरुआत 1982 में हुआ था। चलिए याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, जीके में पूछ सकते हैं, कंप्यूटर का भी पार्ट है, क्योंकि सब सारा तो कंप्यूटर ऑपरेटेड डिवाइसेस होता है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं। हाउ मेनी गेट्स आर प्रेजेंट ऑन वन चिप ऑफ VLSI, बताया था ना कि कितना जो गेट प्रेजेंट होता है, जो एक चिप होता है VLSI का, उस पर कितना गेट्स होता है। VLSI बताया था ना, 4th जनरेशन में VLSI आया था। VLSI जो था 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था, माइक्रो प्रोसेसर जिसमें हम लोग यूज करना शुरू कर दिए थे। तो उसमें जो होता है ना, आप लोग देखिएगा
कितना गेट लगा होता है, तो इसको याद रख लीजिएगा 10⁸। अब 10⁸ को कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो वह कन्वर्ट हो जाएगा आपको 10 करोड़। कितना हो जाएगा, 10 करोड़ करके देख लीजिएगा ना। 10⁸ करोड़ में कितना डिजिट होता है, पूछा गया था ना क्वेश्चन आपसे कि 1 करोड़ में कितना डिजिट होता है, तो 1 करोड़ में 7 डिजिट होता है। लाख में कितना डिजिट होता है, तो 5 डिजिट होता है, जीरो होता है, मैंने जीरो बोला जा रहा है, सॉरी। 5 7 जीरो होता है और लाख में 5 जीरो होता है, टोटल तो 6 हो जाएगा। क्लियर। तो 10 आप लोग देख लीजिएगा करोड़ हो जाएगा। इतना सारा गेट्स लगा होता है एक चिप पर VLSI का। और अब तो हम लोग का कहानी थोड़ा सा आगे ही चला गया है, हम लोग 5वां जनरेशन वगैरह हम सारा देख रहे हैं VLSI का यूज कर रहे हैं, सॉरी ULSI का यूज कर रहे हैं, यानी अल्ट्रा लार्ज। क्या है, अल्ट्रा लार्ज है। VLSI का परदादा जी हैं, दादाजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेकेंडरी मेमोरी, प्लॉटर, मैग्नेटिक टेप, HDD या फिर मैग्नेटिक सस्पेंशन। कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को तो पता होगा ना, प्लॉटर, मैग्नेटिक टेप, HDD या फिर मैग्नेटिक सस्पेंशन। क्या आंसर होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए मैग्नेटिक सस्पेंशन। मैग्नेटिक सस्पेंशन सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट नहीं है। प्लॉटर, मैग्नेटिक टेप, HDD डेटा वगैरह स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट होते हैं। मैग्नेटिक सस्पेंशन सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट नहीं होता है। एक तरह का देखिएगा कि एक शॉक एब्जॉर्बर के जैसा काम करता है, जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसके जैसा काम करता है कंप्यूटर को अच्छा से फंक्शन करने के लिए। जैसे कंप्यूटर बहुत सारा काम होता रहता है ना, तो कभी शॉक अगर उसको लगता है, उसको भी शॉक लगता है, जैसे आपको शॉक लगता है उसको भी शॉक लगता है, तो वही शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है मैग्नेटिक सस्पेंशन। वह सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट नहीं होता है। ओके, प्लॉटर, मैग्नेटिक टेप और HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है इसका फुल फॉर्म, टेंशन मत रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी इनिशिएटेड बाय इसरो। इसरो के द्वारा जो है से प्रथम बार जो आप लोग देखने को मिलेगा स्पेस ऑब्जर्वेटरी यानी कि अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी थी, कार्टोसैट, एस्ट्रोसैट, चंद्रयान 1 या चंद्रयान 2। क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए, अगर नाम थोड़ा सा पता होगा तो पता चल जाएगा, एस्ट्रोसैट होगा। क्या होगा, एस्ट्रोसैट इसका फुल फॉर्म मतलब हो जाएगा आंसर। एस्ट्रोसैट का फुल फॉर्म भी आप लोग देखिएगा तो होता है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, एस्ट्रोसैट देखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यहाँ पे जाएगा सैटेलाइट। ओके, ACTELLIT। ओके, एस्ट्रो हो गया ना, नॉमिकल सैटेलाइट, डबल टी नहीं होता है, सिंगल टी होता है, एल डबल होता है, स्पेलिंग याद रखिएगा। तो एस्ट्रोसेट हो गया, यहाँ से देख लीजिएगा। प्रथम जो था से अंतरिक्ष वेधशाला था इसरो का। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में बताया था ना कि भूल गए, 15 अगस्त 1969 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए, और क्या अभी इसके प्रेजेंट देखिएगा, इसरो का चेयरमैन देखने को मिलेंगे एस सोमनाथ ना, एस सोमनाथ जी हैं। के सिवन अभी हट गए हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड टू द USB पोर्ट। इनमें से किसको आप लोग जो है से USB पोर्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, पेन ड्राइव को, हार्ड डिस्क को, प्रिंटर को या फिर माउस को। जैसे कि मैं बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि जैसे कि पोर्ट होता है, पोर्ट समझाया था ना आपको, पोर्ट जो लगाने का जगह होता है उसको पोर्ट बोलते हैं। तो अब USB पोर्ट यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है, एक तरह का तार देखे होंगे आप लोग को मिलता है, तो उसे कनेक्ट नहीं किया सकता। किसको, पेन ड्राइव को कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को कर सकते हैं, प्रिंटर को कर सकते हैं या माउस को कर सकते हैं। तो माउस प्रिंटर को तो कर सकते हैं, पेन ड्राइव को भी USB पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप लगाते हैं ना ऐसे जो होता है आपका USB केबल, तो उसको तो आप लोग लगाए होंगे आप लोग ने, आप लोग तो पूरा लगा के मजा लिया है ये मूवी का तो उसको भी लगा सकते हैं। तो मेन देखिए हार्ड डिस्क जो होता है ना, क्या होता है, हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर के अंदर ही होता है। क्या होता है, हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर के अंदर ही होता है, उसको जो है हम लोग USB पोर्ट में नहीं लगाते हैं। तो देखिए छोटा क्वेश्चन था, फंसा सकता है, तो याद रखिएगा हार्ड डिस्क अंदर होता है। ओके, चलिए हार्ड डिस्क ड्राइव पढ़ाया था ना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। हाँ, इनमें से कौन जो है सिस्टम यूनिट का पार्ट है। क्या है, सिस्टम यूनिट का पार्ट है मॉनिटर, CPU, CD-ROM या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो देखिए कभी भी अगर बात किया जाता है यहाँ से सिस्टम यूनिट का पार्ट कौन कौन होता है, तो जो सिस्टम के अंदर होता है, क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है उसको हम लोग सिस्टम यूनिट का पार्ट बोलते हैं। इसका भी आंसर हो गया CPU। समझाते हैं डायग्राम दिखा के, रुक जाइए। देखिए यहाँ से एक आपको डायग्राम अभी देखेगा तुरंत, जस्ट कुछ सेकेंड्स में। यहाँ से देख लीजिए CPU दिया हुआ है, यह आपका सारा जो है सिस्टम यूनिट का पार्ट है। मेमोरी होता है सिस्टम यूनिट में है,
ओके। उसका जो वीडियो कार्ड है वह मेमोरी यूनिट का पार्ट है। हार्ड ड्राइव जो देखते हैं वो मेमोरी यूनिट का पार्ट है। हार्ड ड्राइव है ना, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव तो लिया नहीं था ना जी, नहीं तो गड़बड़ा जाता। तो हार्ड ड्राइव हो गया। उसके बाद देख सकते हैं डीवीडी यहाँ पे बर्नर हो गया। उसके बाद पावर सप्लाई वगैरह, ये सारा जो आप लोग देखने को मिलेगा अंदर में वो सब सिस्टम के में लगा होता है। जो सिस्टम में लगा होता है वही जो है आपका सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है मदरबोर्ड वगैरह पे। ओके चलिए, तो एक क्वेश्चन में कभी पूछते हैं कि एक बहुत सारा बोर्ड होता है, क्या होता है, बहुत सारा बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे चिप वगैरह लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। कंप्यूटर का मदरबोर्ड खराब होता है ना तो कुछ काम ही नहीं करेगा, तो बहुत सारा तो मदरबोर्ड ही बोर्ड है, उसको बहुत सारा चीज़ लगा होता है, चिप वगैरह, बहुत सारा IPU CPU, यहाँ से देख सकते हैं पावर सप्लाई का डीवीडी ड्राइवर वगैरह सारा इधर लगा होता है। समझ गए, तो सारा चीज़ जितना चीज़ देख रहे हैं वह सारा सिस्टम यूनिट का पार्ट है। क्या है, सिस्टम यूनिट का पार्ट है, अंदर में लगा रहता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम के अंदर है। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका CPU। तो CPU भी उस पर देख लिया आपने कि सिस्टम यूनिट का पार्ट था। बाकी CD-ROM का फ्लैश डिस्क वगैरह ये सब सिस्टम नहीं होता, ये सब अलग से हम लोग काम करने के लिए लगाते हैं। ओके चलिए, मॉनिटर वगैरह देखिएगा तो आपका मेन पार्ट सब कंप्यूटर में आता है। चर्चा किया था ना 4 पार्ट, कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट होता है, 4 मेन पार्ट होता है। कौन कौन, मॉनिटर, माउस, CPU, मॉनिटर माउस हो गया ना, और मॉनिटर माउस CPU और कीबोर्ड, ये सारे 4 पार्ट है, 4 ही पार्ट होते हैं मेन। ओके, और बाकी सारे जितना भी लोग यूज करते हैं आप लोग पेरिफेरल डिवाइसेस में डाल दीजिएगा ना, इसके अलावा बोलेगा कोई भी डिवाइस तो पेरिफेरल डिवाइसेस में चला जाता है। देख लिया आपने सारा अच्छे से डायग्राम फिगर के थ्रू कैसे मदरबोर्ड सारे कनेक्टेड थे। कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, उसमें ये फोन का क्या कह रहा है, फंक्शन जो टोटल फंक्शन कीज होता है कीबोर्ड पे 12 था, बताया था ना, और सारा फंक्शन कीज में आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया था, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ ही नहीं रहे हैं, लोग पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, पता नहीं चलता मुझे। तो F1 किसके लिए आप लोग यूज करते हैं, हेल्प के लिए, सर्च के लिए, ओके, या फिर न्यू फोल्डर के लिए, या फिर फ़ॉन्ट आकार बदलने के लिए। तो F1 का यूज हम लोग ना जैसे ही F1 दबाइएगा ना आपको हेल्प मेन्यू खुल जाता है। क्या होता है, हेल्प मेन्यू खुल जाएगा, तो हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है। F1, F2 और F3, HRS, ओके। F1 होता है हेल्प के लिए, F2 होता है आपका R4 रीनेम के लिए, किसके लिए, रीनेमिंग के लिए, और S होता है आप लोग F3 देखिएगा वो होता है आपका सर्च के लिए, मिल गया ना सर्च, तो ये सारा था, HRS रीनेमिंग के लिए होता है। ओके, रीनेमिंग के लिए यूज है। कंट्रोल प्लस F2 वगैरह का साथ यूज होता है आप लोगों को, मैं तो बहुत यूज करता हूँ इसका। F1 और F3 तो जरूरत ही नहीं पड़ता है। ओके ना, तो समझ गए, तो ये कंट्रोल प्लस F2 था, रीनेमिंग के लिए आप लोग यूज करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस जो F4 होगा उसको दबाइएगा तो आपका कंप्यूटर जो है शट डाउन होने लगता है। क्या होता है, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, पूछते हैं कभी कभी। और F5 जो होता है आप लोग यूज करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, किसके लिए, रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। बात समझ आ रहा है, या अगर कोई कंप्यूटर पे अगर कोई वेबसाइट है वहाँ पे गए हैं तो अगर रिफ्रेश कर दीजिएगा तो पेज से पुनः लोडिंग होने लगेगा, तो उसी को रिफ्रेशिंग बोलते हैं, तो F5 यूज होता है। बाकी समझ गया ना सारा चीज़, तो ये हो गया। नया फाइल जोड़ना है, तब लोग यहाँ से कंट्रोल प्लस N दबा दीजिएगा ना, कंट्रोल प्लस N दबाइएगा तो न्यू फोल्डर ऐड हो जाएगा। बाकी फ़ॉन्ट साइज वगैरह आकार बढ़ाना घटाना है तो रुकिए उसको बताते हैं ना, क्या था शॉर्टकट, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक ए बटन होता है ग्रेटर देन, और एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन। तो इसको दबाइएगा ना तो आपका टेक्स्ट का साइज जो है ना, टेक्स्ट का साइज जो है क्या होता है, बड़ा होने लगता है। और इसको दबाइएगा ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन, तो आपका टेक्स्ट का साइज जो है छोटा होने लगेगा। क्या होने लगेगा, टेक्स्ट का साइज छोटा होने लगेगा। बात समझ में आ गया, तो ये दोनों में अंतर होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन और कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन। मैं तो अपना फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए बहुत यूज करता हूँ इसका, हमको लगता है सबसे ज़्यादा यूज मैं इसी का करता हूँ, क्योंकि साइज वगैरह बहुत बढ़ाना घटाना पड़ता है। ओके, तो आंसर क्या हो गया आपका, हेल्प हो गया। बाकी सारी चीज़ चर्चा कर ही दिया, समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ से आज एंजॉय किए होंगे। तो वाली वीडियो तो लेट मिल रहा है, थोड़ा सा ना टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। आप थोड़ा सा अगर पर्सनली मैं थोड़ा सा बात करूँ तो कभी कभी ना मुझे भूखे भी रहना पड़ जाता है। तो देखिए आप लोग का सबसे बड़ा होता है हेल्थ, अगर हेल्थ मेरा ख़राब हो जाएगा तो मैं बहुत चीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ओके, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, तो थोड़ा सा बहुत मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। देखिए मिल जाता है वीडियो, सुबह में एक वीडियो मैं देता हूँ, शाम को तो 8 बजे फिक्स ही रहेगा ना, क्योंकि उसको तो मैं डाल ही जाऊँगा, तो उसको थोड़ा सा लाइव चलेगा तो उसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। टाइम 3 सेकंड दूंगा तो आप लोग आंसर दीजिएगा ना, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सरूल पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सबको, सब मिलजुल के कीजिए, अच्छे से सौहार्दपूर्ण तरीके से रहिए, सोसाइटी को एक अच्छा सोसाइटी बनाकर ले चलिए और विश्व पटल पर अपना जो है से देश का और अपने गांव का, शहर का, जहाँ से भी आप आते हैं उसका नाम रोशन कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे